हेलो भावी शिक्षकों, कैसे हो आप सभी? मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्नावली की श्रृंखला नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको ऐसे प्रश्न कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। उसमें ऑप्शन में फेरबदल थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, ऐसे प्रश्न भी हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें बड़ी सावधानी से पहले पढ़ना है, समझना है, चारों ऑप्शन देखना है, उसके बाद उत्तर करना है। उत्तर जल्दबाजी में देने की जरूरत नहीं है, पहले ढंग से समझना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा। उस 10 सेकंड में आपको चारों ऑप्शन देख करके आंसर सोचना है। उसके 10 सेकंड के बाद मैं उसका जो राइट आंसर क्या है वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। मेवाड़ शैली में चित्रित चित्र मारू रागिनी का चित्रकार है। यानी मेवाड़ शैली में जो मारू रागिनी नामक चित्र चित्रित हुआ था, उसे किसने चित्रित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है उत्कल राम, दूसरा साहिब राम, तीसरा नूरुद्दीन, चौथा निहाल चंद्र। तो आपको आंसर करना है, 10 सेकंड का समय आपके पास है। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा साहबदीन। मेवाड़ शैली के अंतर्गत मारू रागनी नामक चित्र साहबदीन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण डॉट 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 से संबंधित है। बीच में खाली स्थान कर दिया है। यानी कि अब देखो, प्रश्न इसने घुमा करके पूछा है कि शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रथ मंदिर कहाँ है और कौन से मंदिरों को रथ मंदिर कहा जाता है। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है: बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? आंसर करें। इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट पत्थर। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर, ये बात हो रही है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की। डायरेक्ट महाबलीपुरम के रथ मंदिरों से नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा कि शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण कहाँ या किस पत्थर से हुआ है। तो ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है: कांचीपुरम में, तंजावुर में, मदुरई में या मामल्लपुरम में। बैकुंठ का पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर करिए। बैकुंठ का पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। चाहे कांची ऑप्शन में हो या कांचीपुरम हो, राइट आंसर कांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज का चित्र, अतिभंग मुद्रा, चोलकालीन, वो तो हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा है? नटराज मूर्ति नहीं, नटराज मंदिर के बारे में पूछा है। कहाँ पर है? मदुरई, चिदम्बरम, कन्याकुमारी, कुंभकोणम। 4 ऑप्शन है। तो प्रसिद्ध नटराज मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। तो राइट आंसर चिदम्बरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। यानी कि 2007 में भारत सरकार द्वारा मरने के बाद किस कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है। पहला मकबूल फिदा हुसैन को, दूसरा सोमनाथ और को, तीसरा राम किंकर बैच को, चौथा के लक्ष्मी गौड़ को। आंसर करें, 10 सेकंड का समय आपके पास है। इसका राइट आंसर है सोमनाथ थोर। सोमनाथ थोर के मरने के बाद 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कलाकार
हरेन दास किस चीज के लिए प्रख्यात है? यानी कि हरेन दास किस विधा में प्रसिद्ध हैं? पहला फोटोग्राफी में, दूसरा मूर्ति कला में, तीसरा वास्तुकला में या मुद्रण कला में। चार ऑप्शन आपके सामने है। अब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, हरेन दास कौन थे? तो हरेन दास ग्राफिक आर्टिस्ट थे। तो यहाँ पर ग्राफिक आर्टिस्ट ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ग्राफिक आर्टिस्ट और मुद्रण कला या छापा कला एक ही बात है। तो यहाँ पर ग्राफिक कलाकार तो है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण कला से। हरेन दास मुद्रण कला, छापा कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1967 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्तचित्र के लिए गोल्डन वियर पुरस्कार जीता था। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है एम एफ हुसैन, दूसरा नरसिंह राव, तीसरा रणवीर सिंह कालेका, चौथा नलिनी मालिनी ने। तो इसका राइट आंसर है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन ने 1967 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक एक फिल्म बनाई थी। उसी फिल्म पर इन्हें गोल्डन वियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर एम एफ हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी नामक चित्र किसका है? देवी नामक जो छापा चित्र है वो किसने बनाया था? चार ऑप्शन आपके पास है। के लक्ष्मी गौड़, अमरनाथ सहगल, केसीएस पनिक्कर होना चाहिए यहाँ पर, तो केसीएस पनिक्कर, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। राइट आंसर क्या होगा बताएं? तो देवी नामक जो प्रसिद्ध चित्र है ये ज्योति भट्ट ने बनाया था। अब यहाँ पर ज्योति भट्ट का पूरा नाम लिखा हुआ है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। तो राइट आंसर ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट द्वारा देवी नामक चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा शैली का चित्र, कांगड़ा शैली में एक चित्र बना है जिसमें नंद, यशोदा और कृष्ण इन तीनों के साथ गोकुलवासी वृंदावन जा रहे हैं। कौन सा चित्र है? नंद, यशोदा, कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जा रहे हैं। यह चित्र किस समय में कांगड़ा शैली में बनाया गया था? एक है 1785 से 90 के बीच, 1800 से 1910 के बीच, 1730 से 1740 के बीच, 1810 से 1820 के बीच। चार ऑप्शन आपके पास हैं, देख के 10 सेकंड के अंदर आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1785 से 1790 के बीच कांगड़ा शैली में नंद, यशोदा, कृष्ण के साथ जाते गोकुलवासी कहाँ? वृंदावन। ये चित्र चित्रित हुआ था। राइट आंसर ए होगा 1785 से 90 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? चार ऑप्शन है। जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन, एम एफ हुसैन, के सी एस पनिक्कर या ज्योति भट्ट। चार ऑप्शन है, आंसर करें। तो भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे जो दूरदर्शी था वो था जगदीश स्वामीनाथन। अब इस पे हम देखेंगे तो अशोक वाजपेयी ने भारत भवन भोपाल की स्थापना की थी, लेकिन इसमें जगदीश स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए राइट आंसर जगदीश स्वामीनाथन। और राय कृष्णदास द्वारा भारत कला भवन की स्थापना कराई गई थी बनारस में। तो दो हैं, एक भारत भवन है जो कि भोपाल में है, एक भारत कला भवन है जो बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में किसने की थी? ईवी हेवल ने की, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की, अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने की या रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है
वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। देखो कुछ किताब में अवनींद्रनाथ टैगोर दिया है और कुछ किताब में गगनेंद्रनाथ टैगोर दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो अवनींद्रनाथ टैगोर ही है और आयोग द्वारा इसी को माना गया है, क्योंकि किताब में साफ साफ लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से की थी। तो मेन स्थापना अवनींद्रनाथ ने ही की थी, बड़े भाई का इनका योगदान था। तो राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? यानी बसोहली शैली के अंतर्गत किस राजा ने शीश महल बनवा करके उस शीश महल को चित्रों से सजवाया था? पहला ऑप्शन है महेंद्र पाल ने, दूसरा अमृतपाल ने, तीसरा कृपाल पाल ने या चौथा अजीत घोष ने। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर करें। तो बसोहली शैली में शीश महल को बनाकर उसे चित्रों से सजवाया था महेंद्र पाल ने, बसोहली के राजा महेंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है, यानी कांगड़ा शैली में कौन सा विषय नहीं चित्रित किया गया है? 4 ऑप्शन है, रामायण, रसिक प्रिया, महाभारत या पंचतंत्र। तो कांगड़ा शैली में जो चित्रण का विषय नहीं है, तो रामायण भी है, रसिक प्रिया भी है, महाभारत भी है। पंचतंत्र पहाड़ी शैली में, कांगड़ा शैली में नहीं हुआ है। पंचतंत्र का चित्रण हम देखेंगे तो मुगल काल में हुआ है। पंचतंत्र का अनुवाद भी हुआ है और पंचतंत्र का चित्रण भी हुआ है। तो कांगड़ा शैली में पंचतंत्र नहीं चित्रित हुआ, तो राइट आंसर पंचतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु चित्र धारा, मतलब लघु चित्र एक है, धारा के पास बैठी योगिनी, ये जो चित्र है ये किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है? तो वैसे तो दक्कनी शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है, लेकिन दक्कनी की किस उपशैली के अंतर्गत? अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में या बेदर में? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करें। तो धारा के पास बैठी योगिनी का जो चित्र है ये बीजापुर के अंतर्गत चित्रित हुआ है, बीजापुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी लघु चित्रों की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? अब वैसे तो अगर हम देखें तो राजस्थानी और पहाड़ी दोनों में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है, चटक और भड़कीले रंगों का, लेकिन अब इसने पूछ लिया कि पहाड़ी में कौन सी उपशैली में, क्योंकि चंबा, गुलेर, कांगड़ा, बसोहली सब पहाड़ी ही हैं। तो अब पहाड़ी की किस उपशैली में सबसे ज्यादा भड़कीले रंगों का प्रयोग हुआ? 4 ऑप्शन है, चंबा में, बसोहली में, कांगड़ा में या गुलेर में। आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है बसोहली। संपूर्ण पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा भड़कीले रंगों का प्रयोग बसोहली शैली में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर बसोहली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को या बसावन को? तो जहांगीर अपने समय सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। प्रश्न, 2 प्रश्न है, ध्यान रखना। पूछे किसे जहांगीर अच्छा चित्रकार मानता था, तो मानता था अबुल हसन को, लेकिन अगर कहे जहांगीर के काल में कौन अच्छा चित्रकार था, तो था मंसूर। मानता वो अबुल हसन को था। क्यों? क्योंकि अबुल हसन को पहले अच्छा सभी चित्रकार और अच्छा पशु पक्षी चित्रकार मानता था, लेकिन बाद में जब उसको बिशनदास मिल गया तो उसको पता चला नहीं, उससे भी बड़े बड़े चित्रकार पड़े हैं। तो बिशनदास फिर सभी में सबसे अच्छा हो गया और पशु पक्षी चित्रण में मंसूर सबसे अच्छा हो गया। तो मानता इसे था, लेकिन ये था नहीं, था मंसूर में। तो यहां पर पूछा है कि जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, तो मानता वो अबुल हसन को ही था।
ठीक है, तो राइट आंसर अबुल हसन हो जाएगा। और अगर प्रश्न होता कि जहांगीर के समय का अच्छा चित्रकार कौन था, तो था मंसूर। जहांगीर मानता अबुल हसन को था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल हसन की कृति, अबुल हसन के द्वारा एक चित्र बनाया गया था, फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री। कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? यानी कि फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री, ये कहाँ संग्रहित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या लुब्ध संग्रहालय पेरिस? कहाँ संग्रहित है? आंसर करें। तो फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री, ये जो है ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? यानी वह मुगल सम्राट कौन था जिसने भारतीय कहानियों को चित्रित करवाना शुरू किया था? बाबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या अकबर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अकबर होगा। अकबर ने सबसे पहले भारतीय कहानी को चित्रित करना शुरू किया था। जैसे हम देखेंगे रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद कराया, फिर उसे चित्रित कराया, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कराया, उसे चित्रित कराया, तो बहुत सारे भारतीय ग्रंथों को इसने चित्रित कराया था। सबसे ज्यादा पोथी चित्रण अकबर के ही शासनकाल में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान तैमूरिया, यानी जो तैमूर नामा ग्रंथ है या उसे खानदान तैमूरिया भी कहते हैं, वो किस संग्रहालय में संग्रहित है? चार ऑप्शन है। अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना, या भारत कला भवन बनारस? खानदान तैमूरिया ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? आंसर करें। तो खानदान तैमूरिया या तैमूरनामा नामक जो ग्रंथ है वो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाए खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? वैसे तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन संपूर्ण भारतीय शैली की विशेषता है, लेकिन अब भारत की उपशैली के अंतर्गत पूछ लिया गया कि अजंता की है, कि बाघ की है, कि मुगल की है, कि राजस्थानी की है। तो अब आपको बताना है, तो आंसर करें इसका। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता है। ध्यान रहे, भारतीय कला में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ चित्र अजंता में देखने को मिलते हैं। भारतीय कला का सबसे सुंदर उदाहरण, या कहें भारतीय कला के अगर दर्शन करने हो तो उसके सबसे सुंदर चित्रों का प्रतिनिधित्व अजंता के चित्र करते हैं। इसलिए संपूर्ण भारतीय कला में सबसे सुंदर जो शैली है वो अजंता शैली है, क्योंकि अजंता से ही पाल शैली का विकास हुआ, पाल शैली से जैन शैली का विकास हुआ, जैन शैली से राजस्थानी शैली का विकास हुआ। तो सारी चीज़ों का जो मूल है, जो मेन जड़ है, वो अजंता ही है। तो संपूर्ण भारतीय शैली की मुख्य जो शैली है वो अजंता ही है। तो राइट आंसर अजंता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प आकृति के कलाकार का नाम बताइए। यानी समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प एक मूर्ति है आकृति, आकृति मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? पीवी जानकीराम, अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, या शंकु चौधरी? तो प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प आकृति जो है ये मूर्ति शंखो चौधरी द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर शंखु चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अब किससे अपनी चित्र शैली का विकास किया? यानी रविन्द्रनाथ की जो चित्र शैली डेवलप हुई उनके किस प्रैक्टिस से हुई है? पहला व्यंग चित्र बना करके,
द्रुत रेखांकनों यानी स्केच बना करके, रेखांकनों यानी ड्राइंग बना करके, या लेखन में अशुद्धियां एवं विलोपन से। 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्र शैली जो विकसित की है वो लेखन में शुद्धियां और विलोपन से की है। जैसे कुछ गलत हो जाता था तो उसे जब काटते थे, शुद्ध करते थे, तो उसी में कुछ डिज़ाइन बना देते थे। जो गलत करते थे, कट जाता था वहाँ पर, तो उसी में डिज़ाइन बना दिया करते थे। तो लेखन की शुद्धियां और विलोपन में ही उनकी कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। 4 ऑप्शन हैं, कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर या पात्रों पर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रों के उदाहरण मिले वो किस धरातल पर बने थे चित्र? आंसर करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रों के उदाहरण कम मिलते हैं, और जो भी चित्र मिलते हैं वो केवल मृदभांडों में मिलते हैं। मृदभांड का मतलब बर्तन, बर्तन का मतलब पात्र। तो राइट आंसर हो जाएगा पात्रों पर। कैसे पात्र? लाल रंग के पात्र पर काले रंग से चित्रांकन किया गया है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ज्यामितीय आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आभूषण मिले हैं वो किस सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती या कांच के मोती। इन चारों में से एक आंसर आपको सही करना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा है वही आया होगा। जैसे वैसे तो हम किताब में पढ़ते सेल खड़ी से, में ज़्यादातर जो आभूषण थे वो सेल खड़ी पत्थर से बने हुए थे। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादातर तो सेल खड़ी पत्थर थी। और यहाँ सेल खड़ी पत्थर ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं, तो वहाँ पर है, ठीक ठीक पत्थर है। तो ऑप्शन देखो, पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती और कांच के मोती। तो लकड़ी के मोती, लकड़ी का तो जिक्र ही नहीं है। प्लास्टिक के मोती, प्लास्टिक उस समय पे था ही नहीं। कांच के मोती, कांच भी नहीं था। पत्थर के मोती, क्योंकि सेल खड़ी पत्थर से ही आभूषण ज्यादातर बनाए गए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पत्थर के मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन से स्थल हमें कौन सा स्थल हमें राजस्थान में देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लोथल, हड़प्पा, आहड़ और धौलावीरा। तो आंसर करें इसका। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो आहड़ है। क्यों? देखो वैसे भी अगर आप देखो तो धौलावीरा, हड़प्पा और लोथल के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। आहड़ भले नया है हमारे लिए, लेकिन लोथल की बात करें, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। धौलावीरा गुजरात के कक्ष में है। तो ये तो वैसे भी राजस्थान में कोई नहीं है। तो बचा आहड़, तो राइट आंसर आहड़ हो जाएगा। राजस्थान में आहड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। तो हमारी ये जो 5वीं सीरीज थी महत्वपूर्ण प्रश्नावली की, ये खत्म हुई। मिलते हैं नई सीरीज में नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए ऑप्शन, कुछ नए प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।